अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं टॉप स्टोरीज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा गया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। मुझे पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस के तरीकाकार की स्क्रूटिनी से पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा कि मैंने इसे धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे नहीं लगा कि ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फराहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया हो। जराए के मुताबिक खत में यह भी लिखा गया कि ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस किए थे। अदालत ने पीटीए और पेमरा को भी नोटिस किए थे। वहीं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर आवान भी मैदान में आ गए और उन्होंने कहा कि ना हुकूमत ना ही हुकूमती इदारा अदलिया के मामलात में मुदाखलत करता है न कर सकता है। ऐसा तासुर बनाया जा रहा है जैसे अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। दरखास्त की गई थी कि सर्वेलेंस से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग इन कैमरा की जाए। साथ ही साथ हमने देखा कि वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आ गए और उन्होंने कहा कि दबाव के इल्जामात को मुस्तरद किया और यह कहा कि किसी ने यह पैगाम नहीं दिया कि आप पीछे हट जाएं, सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का ही कहा गया है। इन कैमरा ब्रीफिंग की दरखास्त कौमी सलामती की वजह से की गई, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जावेद फारूकी साहब और जुल्फिकार महतू साहब, और साथ ही साथ हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे माहिर कानून बैरिस्टर हसनैन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। जावेद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो बाबर सत्तार साहब ने खत लिखा है, इसने एक और कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है। नई तो नहीं कहूंगी क्योंकि कुछ मामलात ऐसे चलते आ रहे हैं, लेकिन एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि फौरन से जो अटॉर्नी जनरल हैं वो मैदान में आ जाते हैं और इसका दिफा करते हैं। तो ये मामला क्या है? देखें, खतों का सिलसिला जारी है। ये पहले भी एक खत से ही सिलसिला शुरू हुआ था। जो 6 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था, उसमें भी उन्होंने उनका गिला यही था, शिकवा यही था कि उन पर बाहर से दबाव आता है और केस सुनने के दौरान उन्हें कोई मुदाखलत हुई है जिससे वो उन पर दबाव आया है। तो एक तो उस पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले से एक समाअत चल रही है, एक लार्जर बेंच जो है वो उसकी समाअत कर रहा है। आज इनका बाबर सत्तार साहब का, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्हें जो लेटर लिखा है, इनफैक्ट इसने उसी मामले को ट्रिगर किया है। मामला एक ही है कि अदलिया जो है उसके ऊपर दबाव है, बाहर से जो है वो प्रेशराइज किया जाता है केसेस के हवाले से। और अब उन्होंने वो जो ऑडियो लीक्स का जो केस है उसकी जो हेयरिंग कर रहे थे, जिस पर उनकी शख्सियत भी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वो भी टारगेट हुई पिछले दिनों, उनके हवाले से कई बातें होती रही हैं। तो इस पर उन्होंने एक बार फिर वो ये इंकशाफ किया है कि उन पर जो है वो दबाव डाला जा रहा है। और मंसूर आवान साहब जो हैं वो जाहिर है कि जो उनका किरदार है, अटॉर्नी जनरल हैं, वो कस्टोडियन हैं और उन्होंने तो दिफा करना ही करना है। लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वहाँ से भी लॉ मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, दोनों जो चेहरे मोहरे होते हैं, मुंह मत्था जिसे कहते हैं हुकूमत का, वो भी आए हैं सामने और उन्होंने भी इस चीज़ का खुलकर दिफा किया है। अच्छा, अब जो उनका जो मामला है बाबर सत्तार साहब का, वो तो एक पहले से एक सिलसिला एक चला आ रहा है। राइट। लेकिन अटॉर्नी जनरल की जो गुफ्तगू है, उन्होंने जो बातें की हैं वो उसमें है ऐसी बातें जिस पर हम खुलकर बात कर सकते हैं। इसको फारूकी साहब, मैं इसको डिटेल डिस्कस करना चाह रही हूँ। इससे पहले मैं बैरिस्टर हसनैन चौधरी साहब की तरफ बढ़ना चाहूंगी। बैरिस्टर साहब, दबाव का ये जो तासुर है ये नया नहीं है और आज जो वाकया रिपोर्ट हुआ है जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से जो खत लिखा गया है, आप क्या समझते हैं कि इसको किस कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं, इसको किस तरह देखा जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले थैंक यू मैडम। बात ये है दैट इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी, ये तो एक बेसिक चीज है जो किसी भी मुल्क में होनी चाहिए। ये आपका दस्तूर भी है, ये मेक श्योर करता है कि आपके सारे जो इदारे हैं ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स पे काम हो, जुडिशरी के मामलात के अंदर कोई एग्जीक्यूटिव या कोई और इदारा दखल ना दे। ठीक है, तो ये तो बेसिक नॉर्म्स है जो किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर वो कोर हैं। इनके होने अगर ये नहीं होंगे तो सोसाइटी का सिविलाइज होना और उसके ऊपर एक ऐसी सोसाइटी जो दस्तूर पर चले, जो आइन की बालादस्ती करे, वो क्रिएट ही नहीं हो सकती, जहां पर आपके जजेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हों या उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव हो।
ये तो एक रुख हो गया इस कहानी का। लेकिन दूसरी अर्ज ये है कि पहले भी जो खत आया था और आज का ये जो अभी वाला खत भी है, इसमें बिकता ये है कि ये खत मेंशन नहीं करते कि किन्होंने कॉल की। देखिए, एक पहली बात तो ये है कि अगर आप ये जसारत कर ही रहे हैं, अगर आपने इतनी हिम्मत कर ली है, अगर आपने यू हैव टेकन ऑन द ड्यूटी कि अच्छा मैंने इसको विसल ब्लो करनी है, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी फाजिल जज साहब ने कहा, तो फिर यू हैव टू मेंशन कि किसने कॉल की। हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर हम रोज मुकदमे लेके जाते हैं। अगर हम ऐसा कोई मुकदमा लेके जाए, हम ऐसी कोई चिट्ठी लेके जाएं जिसके अंदर टाइम ऑफ अकरेंस ना हो, जिसमें ये ना मेंशन हुआ हो कि आपको कॉल किसने की, जिसमें ये ना मेंशन हुआ हो कि उस कॉल में हुआ क्या, जिसके और कॉल के बाद आने के बाद अगर आपने उस इदारे को या किसी और इदारे को दरखास्त उसी वक्त देकर उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना दी हो, तो हमारी जो दरखास्तें हैं वो उस टाइम पर हमारी, आई एम वेरी सॉरी टू से, वो हमें वापस कर दी जाती है। लेकिन बैरिस्टर साहब उससे पहले एक और सवाल पैदा होता है ना, क्योंकि जो बाबर सत्तार साहब है उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने ऐसे धमकियामेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी, मुझे नहीं लगा कि ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फराहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया है। तो क्या जो जिस कॉन्टेक्स्ट में इसको अभी देखा जा रहा है, मेरा सवाल यह है कि क्या इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो 12 पैराग्राफ हैं, मतलब एक पूरा स्याको सबाक मौजूद है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है वो एक पैराग्राफ है जो कि 13वां पैराग्राफ है। जी, मेरी पूरा खत की तमहीद पड़ी है। मुझे इतनी सी गुजारिश है, पहली बात तो ये है कि हाई कोर्ट के फाजिल जज साहिबान की इंटरनल जो खत्तो खिदाबत है वो सोशल मीडिया पे किसने लिखी। अगर इंक्वायरी होनी चाहिए तो सबसे पहले इस पे होनी चाहिए। तो आपकी देयर मेनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, देयर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो जज साहिबान के बीच में, जिसमें शिकायत होती हैं, जिसमें कोई ऐसी चीजें होती है जिसपे उनको एक दूसरे को इंतबाह करना होता है। लेकिन पहली बात यह, हाई कोर्ट की इंटरनल डॉक्यूमेंट जो है, इंटरनल खत जो है, पिछला भी और ये भी, ये शेयर कैसे हुआ, ठीक है। दूसरी बात ये, अब जब एक चीज पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाती है तो ऑफकोर्स अटॉर्नी जनरल साहब आएंगे, ऑफ कोर्स वो आके कहेंगे, ठीक है, वो अपना गवर्नमेंट का स्टैंड देंगे। अब अगर जिस तरह अटॉर्नी जनरल साहब ने इन वे स्टेप फॉरवर्ड करके कहा है कि साहब ये जिस हायर ऑफिशियल की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, वो हमारा इदारा है, वो हमने रिक्वेस्ट की थी, और अगर उनकी बात में सदाकत है और अगर यही जज साहब जो थे, बिकॉज वो जो खत है वो बड़ा वेग है, ठीक है, उसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है, तो अगर जज साहब यही जो थे इसी चीज को मेंशन करना चाहते थे तो फिर तो उसकी रिबटल आ गया। लेकिन हाई कोर्ट जो जजेस हैं, देखें, वो जो है ना, वो खत्तो खताबत के थ्रू गुफ्तगू नहीं करते। जजेस गुफ्तगू करते हैं, जजेस अपने जजमेंट्स के थ्रू, अपने ऑर्डर्स के थ्रू। अगर कोई ऐसी फोन कॉल आई थी या अगर कोई ऐसी जो थी कोई वाकया हुआ था, तो आप जज हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर मुराकब हैं, तो आपका काम ये था, आप अगले दिन नोटिस करते, आप कंटेम्प्ट इशू करते, ठीक है। या अगर आपने इंटरनल खत चीफ जस्टिस साहब को देकर उन्हें इंतबाह करना भी था, देन इट शुड नॉट हैव बीन इन पब्लिक। तो मेरे ख्याल के अंदर पहले ही हमारे जुडिशरी में, पहले ही हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर है हमारे मुल्क में, जो आपको पता है कि दुनिया में उसके क्या हालात है, हम किस नंबर पे खड़े होते हैं, और ऐसी कार्रवाई की वजह से, ऐसी खत्तो खुदाबत की लीक हो जाने की वजह से, ठीक है, हमारा जो मेयार है वो दुनिया में और नीचे जाता है, लोग हम पे और ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो ये इट इज डबल एज्ड वेपन मेरे ख्याल के अंदर। ना तो इस खत को सोशल मीडिया पे आना चाहिए था, बिकॉज अगर जजेस एक तरफ ये कहते हैं कि साहब हमारी जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री भी पब्लिक नहीं होनी चाहिए, तो फिर अगली बात यह है कि आपने अपने इदारे की थोड़ी सी रिस्पेक्ट खुद भी रखनी है, ठीक है। तो आप अगर किसी थर्ड फैक्टर के थ्रू, किसी तीसरी बंदे की वजह से अगर जो हुआ है, डिस्क्लोज हुआ है या सोशल मीडिया पर आया, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए। तो बैरिस्टर साहब, कैसे होंगी ये तहकीकात, कैसे होंगी, कौन करेगा ये तहकीकात? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब पिछले दफा खत लिखा गया था 6 जज हज़रात की तरफ से की जानिब से, तो उन्होंने उसके ऊपर कमीशन बना दिया, ठीक है, और उन्होंने उसके बाद बड़ी जस्टिस आफरीदी साहब की बड़ी क्लियर और मेरे ख्याल में बड़ी क्लियर वर्डेड जजमेंट थी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए। यू आर होल्डिंग ए पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जज, आप खुद उसको करें। जब एक दफा जजमेंट आ गई और चले उसको भी छोड़े, जब कमीशन भी बन गया, ठीक है, तो उसके बाद फिर से वही हरकत, पिछली दफा भी सुप्रीम कोर्ट में बात जो थी ये आगे आई कि ये जो खत है ये निकला कैसे, ये जो खत है
वो डिस्क्लोज कैसे हुआ, फिर से वही बात। और उस वक्त ये भी डिस्कस हुआ बैरिस्टर साहब, उस वक्त ये भी डिस्कस हुआ कि जब ये मामला पेश आता है, या जब कोई थ्रेटन कॉल आती है या कोई इस तरह से धमकियां में कोई भी खत या फोन या कोई भी इस तरह की चीज मौसूल होती है, तो उसी वक्त इसका जो है वो इसको बता देना चाहिए, उसी वक्त इसको मंजर आम पर लाया जाना चाहिए। तो अब अगर ये मामला वाकईतन है और इतना ही सीरियस है जैसे कि बाबर सत्तार साहब के खत से भी जाहिर है, क्योंकि इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि एक दबाव मौजूद रहा है माजी के तनाजुर में। देखिए बात ये, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर कोई ऐसी बात थी तो जिस तरह उसके ऊपर जो एक्शन लिया गया कि आज उन्होंने तमाम इदारों को नोटिस कर दिया, ठीक है, तो वो तो एक तरफ ठीक है, दैट इज द लॉफुल लीगल प्रोसीजर ऑफ डूइंग इट। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी आपने जो खत लिखा है, अगर आपने उसी के बेसिस पे जाए तो दैट खत इज वेरी, बहुत वेग है, उसके अंदर कोई भी जो उसका चैप्टर है, उसकी कोई भी जो इनकॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है, वो ये नहीं एलिसिट करती, वो ये नहीं बताती कि कॉल किसकी आई थी। देखिए अगर आपको मैं ये नहीं कहता, एंड ऑन यू नो ऑन द कॉस्ट ऑफ बीइंग यू नो मैं किसी के इदारे के या जज साहब के खुदा न खास्ता कोई खिलाफ बात नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई कंटेम्पचुअस बात कर रहा, लेकिन बात यह है कि अगर आपने एक जो FIR भी जो होती है ना आपकी, जब थाने में रजिस्टर कराते हैं, उसकी 3 एसेंशियल्स होते हैं। वक्त क्या था, किसने कॉल की, किस नंबर से आई। अगर तो आपने खत लिख दिया था, देन यू हैव टू बी, कम ऑन, यूर जज, राइट, यूर माशाल्लाह यूर जज ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, आप उस पोजीशन पे हैं। सो जो बेसिक, जो आम शहरी के लिए जो कानून है, जो आम शहरी के लिए जो कवानीन है और उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फिर उस खत में भी पूरी होनी चाहिए। उसमें बताना चाहिए मुझे इस नंबर से इस वक्त कॉल आई, इस साहब ने कॉल की, ताकि फिर उस पर आगे मूव ऑन किया जाए। ये तो एक थोड़ा वेग और एम्बिगुअस किस्म का है जी, मुझे कॉल आई लेकिन मुझे इफेक्ट नहीं किया, तो अगर इफेक्ट नहीं किया तो फिर तो वो क्राइम भी नहीं बनता। तो ये मेरे ख्याल के अंदर इदारों को थोड़ा सा, जो मुल्क के हालात भी चल रहे हैं और जिस नहज से हम गुजर रहे हैं, दे हैव टू एक्ट अ लिटिल मैच्योरली टू। थोड़ा सा अपनी बजाय कि हम रोज किसी नए फसाद या मसले में पड़े, ठीक है, आप जुडिशियल एक्शन ले, आप कंटेम्प्ट इशू करें, तमाम अदारों को बनाए, दे ऑल शुड बी आंसरेबल। लेकिन आपकी जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है, जो इंटरनल आपकी कम्युनिकेशन है बिटवीन एन ऑनरेबल जज एंड द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, वो ऐसे मंजर यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फारूकी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये खत जो है बजाते खुद मेरा ख्याल है इसको भी पूरी की इसकी जांच करने की ज़रूरत है कि इसके अंदर, बल्कि ये है कि अगर ये इसका एक पैरा आया है तो बाकी भी इसका हिस्सा जो है वो भी सामने अब तो आना चाहिए, ताकि ये ऐसा ना हो कि जो इसका एक ही पार्ट हमारे सामने है और आधा सच हमारे सामने हो। अगर पूरा सच नहीं सामने आएगा तो वो प्रॉपर आपकी बात समझ नहीं आएगी और वो बल्कि वो हो सकता है गुमराह कुन बन जाए। ठीक, तो बैरिस्टर साहब, ये जो जजेस, इससे पहले हमने देखा कि 6 जजेस का खत वाला जो मामला है वो अभी तक जो है उस पर कमीशन भी बना हुआ है, उस पर समातें भी हो रही हैं, लेकिन अब अगर इस दौरान में इस तरह का कोई वाक़या होता है और फिर वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का जो केस है वो भी हमारे सामने है, तो ये मामला आपको क्या लगता है कि ये मामला चल क्या रहा है? क्या वाकई कोई इस तरह के प्रेशर्स मौजूद हैं? और अगर प्रेशर्स मौजूद हैं, क्योंकि माजी के तनाजुर में हम उसको निगलेक्ट भी नहीं कर सकते, मार्शल लॉज भी लगे हैं, अदलिया ने जवाब भी पैदा किए हैं उसके लिए, तो अगर इस सारे कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाए तो इसका हल क्या आपको नजर आता है? बहुत माजरत के साथ, जिस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, जस्टिस ऑनरेबल अतर मनल्ला साहब ने कहा कि इवन दो मेरा राय है, लेकिन ये जो एफर्ट थी ये अच्छी विसल ब्लोअर थी। जब किसी भी मुल्क के अंदर इंसाफ फराहम करने वाले, ठीक है, विसल ब्लोअर की कैपेसिटी में आ जाए, जब इंसाफ फराहम करने वाले की, ठीक है, ये हो जाए कि अच्छा आपने इसको पॉइंट आउट कर दिया, तो उस मुल्क में क्या इंसाफ होगा? अगर आपके ऊपर साहब कोई प्रेशर है, अगर आपको कोई प्रेशर, यू नो, समवन इज टेलिंग यू टू मेक सर्टेन डिसीजन, किसी भी तरह का प्रेशर है, वो फैमिली का हो, वो किसी इदारे का हो, वो किसी भी तरह का हो, जिस तरह आपने पिछले खत में पढ़ा होगा, सर्टेन फैमिली मेंबर्स भी उन्होंने लिखा, ठीक है जी, तो फिर आपको क्लैरिटी करनी चाहिए। अगर एक मुल्क का आम अल्लाह दत्ता अल्लाह रखा अदालत में जाकर ऐसी दरखास्त डाले या किसी थाने में जाकर ऐसी दरखास्त डाले, तो उसको महर जो है ना वो हाथ में पकड़ा देगा वापस, बिकॉज वो कहेगा जाओ इसकी तहरीर के अंदर लिखो मुल्जिमान कौन है, किस वक्त हुआ, किस नंबर से कॉल आई। और जब आई एम सॉरी, लेकिन इस पेडेस्टल पे बैठ के कानून इंसाफ करने वाले, इंसाफ की फराहमी करने वाले जब बेसिक जो है क्रेडेंशियल्स पूरे नहीं करेंगे, तो फिर आप इसमें क्या करें? फिर तो वही हो गया ना जी कि आपने एक खत लिख दिया, ठीक है, 2-4 दिन उसके बारे में बात हो गई और हल्ला मच गया, देन यू नो मिट्टी उड़ गई, दैट्स अबाउट इट।
तो क्या आपको लगता है कि इसका कोई हल निकलेगा? नहीं जी, मैं आई एम सॉरी, लेकिन इन हालात के अंदर तो देखिए वो अटॉर्नी जनरल साहब की स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। अब क्या जज साहब खत्तो खताबत में पड़ जाएंगे, अब वो क्या इसका रिप्लाई लेंगे कि नहीं जी अटॉर्नी जनरल साहब। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो शौकत अजीज सिद्दीकी केस को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, वो भी अभी रिसेंट फैसला आया जी। मैं कह रहा हूँ जी, जज का काम खत्तो खताबत नहीं है। आप सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं समझ सकी। मैं ये कह रही थी कि इस सारे तनाजुर में हम इसका कोई हल एक्सपेक्ट करें कि कुछ ना कुछ इसका मुस्बत हल निकलेगा, क्योंकि उसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो शौकत अजीज सिद्दीकी केस है उसका भी फैसला अभी रिसेंटली आया है। मैम, शौकत अजीज सिद्दीकी के साहब के केस के अंदर अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी वो लाइव एयर हो रही थी। उसमें एक वक्त आया, एक महज ऐसा है जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अरे या तो बताइए, ठीक है, कि आपको प्रेशराइज किसने किस वक्त और कैसे किया, या अगर आप महज पेंशन के लिए आए हम तो ऑर्डर पास करते हैं। जिसमें उनके वकील साहब हामिद खान साहब ने कहा कि नहीं जी हम किसी का नाम नहीं लेते। वो कहते जी पिटीशन में तो लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं हम किसी का नाम नहीं लेते। तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है, मेरी सिर्फ अर्ज ये है कि जब आपने अगर कोई ऐसा काम करना है तो फिर ऐसा डोंट मेक इट इन अ मैटर और प्रेजेंट इट इन अ मैनर जिसका कुछ हो भी ना सके, ठीक है। फिर अगर आपने ऐसा स्टेप लेना ही है, फिर आप इतनी दलेरी दिखाएं। देखिए, मुझे अगर किसी की थ्रेटनिंग कॉल आ रही है और अगर रैंडम मुझे कोई कॉल आ जाए कि आप इससे पीछे हट जाए तो मुझे तो फर्क ना पड़े। तो ऑफ कोर्स जिस तरह उन्होंने लिखा हायर ऑफिसर्स, बिकॉज वो मोअज़्ज़ज़ जज हैं माशाल्लाह, तो मुझे पूरा यकीन है कि उनको कॉल आई होगी। लेकिन अगर आई है और वो कहते हैं हायर ऑफिशियल है, देन ही मस्ट नो, उनको पता होगा कौन कॉल कर रहा है। फिर खत के उसकी तहरीर भी करें कि साहब इस बंदे ने मुझे कॉल की, ये साहब थे। उसके बगैर तो आप उसका कोई फायदा नहीं। राइट बहुत शुक्रिया बैरिस्टर हसनैन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारे मामले को और क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, ये जो केस है, आज जो जस्टिस बाबर सत्तार का ख़त सामने आया है, और उससे पहले आप देखें तो जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ख़त लिख चुके हैं कि इसके ऊपर एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया, यानी पूरे पाकिस्तान के जजेस को इकट्ठा किया जाए और उनसे भी ये पूछा जाए कि कहीं उन पर भी कोई दबाव तो नहीं है। तो ये मामला जो है वो एक, मैं समझता हूँ कि 2 बड़े इदारों के दरमियान में एक मिसट्रस्ट का जो है वो लग रहा है। और बस पाकिस्तान की मौजूदा जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, उसमें ये इस बात का मुतकाज़ी है, ये सूरत हाल के अदारों को आपस में बैठ के ये मामला हल करना चाहिए और एक टेबल पे बैठ के इस बात को देखना चाहिए कि कौन सी बात जो है वो पाकिस्तान के और पाकिस्तान की जमहूरियत के, पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ वर्जी की तरफ जा रही है, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रही है, और क्या कौन सी बात पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ी अहम है। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वज़ीर इत्तलात की और वज़ीर कानून की, तो उन्होंने कहा था कि एक पैगाम भेजा गया था। ये अब बात तहकीकात क्या होनी है, ये बात सीधी है कि जस्टिस मंसूर उस्मान ने वो पैगाम लेकर गए थे कि आप ये जो कार्रवाई है, आपको ये याद होगा जिस केस में ये सारी बात हो रही है वो है बुशरा बीबी का, लतीफ़ खोसा का की ऑडियो लीक होने का, और उसके ऊपर जस्टिस सत्तार ने मुख्तलिफ इदारों से जो रिपोर्ट्स मांगी हुई हैं, और मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि आज ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ इदारों ने जमा भी करा दी है, उनका जो मौक़िफ़ है। तो ये बात इस तरह से जाती है कि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें और उससे भी पहले आप दुनिया की तारीख में देखें तो आपको 1972 याद होगा जब वाटरगेट स्कैंडल हुआ और उस वक्त रिचर्ड निक्सन को इस जासूसी के, यानी इल्ज़ाम तो ये ना कि हमारी ऑडियो रिकॉर्ड होती है, हमारे घरों के कमरों में भी इवन कैमरे या सर्विलेंस लगाई जाती है, तो ये सर्विलेंस का मामला चल रहा है। तो रिचर्ड निक्सन को उस वक्त और अमेरिका के अवाम को समझ आ गई थी कि ये मामला ठीक नहीं, तो उस वक्त के प्रेसिडेंट को इस्तीफ़ा देना पड़ा। और पाकिस्तान में नहीं, मैं आपको इंडिया की मिसाल देता हूँ कि 29 मार्च को वहाँ के 600 वकला ने चीफ जस्टिस इंडिया को DY चंद्रचूड़ को ख़त लिखा कि मूडी हुकूमत जो है वो अदलिया पे दबाव डाल के फैसले लेना चाह रही है, तो इसके ऊपर वो मामला भी वहाँ पे ज़ेरे गौर है, ज़ेरे समात है। तो ये सारा फैसला अब पाकिस्तान में मेरे ख्याल में होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कन्फ्रंटेशन या मीडिया के ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। आज जो है वो चीफ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, उन्होंने ये भी कहा कि एक जस्टिस तार के एक ख़त का एक हिस्सा जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो इसकी रिपोर्टिंग से पहले इसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि कहीं ये मामलात को ख़राब तो नहीं कर रहा। तो ये सारी की सारी सूरत हाल जो है अब उस क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है
कि जिसमें साबिक जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का वो मामला है जिसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ के केस जो पनामा केस है उसके लिए उन्हें कहा गया कि इसका फैसला इस तरह करें। उससे पहले अगर आप पीछे भी नज़र दौड़ाएं तो जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी में जस्टिस नसीम हसन शाह का मामला जो हमारे सामने है। तो बहरहाल अब मामला सोशल मीडिया की वजह से या बाकी मामला की वजह से इस नहज पे पहुँच गया है कि इसका अब एक सॉलिड और मुस्तकिल हल जो है वो सामने लाना पड़ेगा। ठीक है फारूकी साहब, आपको लगता है कि इसका मुस्तकिल और लॉन्ग लास्टिंग और एक इम्पैक्टफुल जो हल है वो पॉसिबल है? देखें, पता क्या है, ये उस्मा ये चीज़ें चल रही थी काफ़ी अर्सा से, शुरू से जब से ये सिलसिला चल रहा है और हमारी अदलिया और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये अमूमी तौर पर सेम पेज पर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो पावर पॉलिटिक्स है, ये दो इदारे, उसके अंदर इनका बहुत ही फैसला कुन किरदार रहा है। और हमेशा हमने देखा, अब ये चीज़ें जो हैं कोई छुपी हुई तो है नहीं है, ये तारीख के किताबों में आपको मिलेगी, रिकॉर्ड पे मिलेगी कि जो मार्शल लॉ थे उनको अदालतों ने वैलिडेट किया, जवाब फराहम किया। तो वो क्या था उस वक्त भी, तो जाहिर है कि नसीम हसन शाह साहब का जो इंटरव्यू है इफ्तिखार अहमद साहब के साथ, उसमें तो बड़ी खुली खुली बातें हैं। अच्छा, लेकिन अब क्या हो क्या रहा है? अब असल में सूरत हाल ये है कि चीज़ें जो है वो तब्दील हो रही हैं, ऐसे जैसे कोई करेक्शन हो रही होती है ना किसी चीज़ की, वो निज़ाम पूरे का पूरा उधर जा रहा है। इदारे जो हैं वहाँ पर नए लोग आ गए हैं, जैसे हम सियासी तौर पर कहते हैं ना कि नई जनरेशन आ गई है, वो कुछ और तरह से सोचती है, इसी तरह इदारों के अंदर भी नई अप्रोच आ गई है। अब वो नए सिरे से नए असूल मुतय्यन करना चाहते हैं। इससे पहले अंडरस्टैंडिंग से बातें होती थी। अच्छा, अब ये जो अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा कि ये बड़ा गलत बात है कि ये तासुर गलत है कि इदारों के दरमियान कोई इख्तलाफ राय है। नहीं है, बिल्कुल इख्तलाफ है, ये उनके कहने से ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये इख्तलाफ है। दूसरी बात उन्होंने जो की वो ये कि उन्होंने कहा कि जो सर्विलेंस के मामलात हैं उन पर जो है हमने ये रिक्वेस्ट की कि वो उस पर इन कैमरा जो है हो जाए। अच्छा, पहली बात से मैं उनकी इख्तलाफ करता हूँ, दूसरी बात से मैं उनकी इत्तफाक करता हूँ कि उन्होंने कहा कि सर्विलेंस के जो मामलात हैं इन पर इन कैमरा बात होनी चाहिए। ये ऐसा होता आया है पहले भी और इसमें बाज़-औक़ात ऐसा होता भी है। आपको याद होगा कि जब 2008 की हुकूमत थी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, आसिफ अली ज़रदारी सदर थे। तो इन्होंने वार ऑन टेरर जो थी उसके हवाले से एक पार्लियामेंट को एक ब्रीफिंग के लिए हमारे जो आला हुकाम थे इंटेलिजेंस के, उन्हें कहा था कि आप ब्रीफिंग दें, अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दें। और लेकिन उसके साथ साथ ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि ये चूंकि एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए ये ब्रीफिंग इन कैमरा होगी। तो इन कैमरा हो गई। बेशुमार ऐसी अदालतों के अंदर समाअत ऐसी होती है कि जजेस अपने चैम्बर में कर लेते हैं कि ये मामला, चूंकि इसकी नोयत ऐसी है। यहाँ पर अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि जो जैसे मैंने पहले कहा कि नए सिरे से नए असूल मुतय्यन करने की शायद ज़रूरत है और मुख्तलिफ अप्रोच जो है हर जगह पर पाई जा रही है। यहाँ पर नए सिरे से एक लाइन ड्रा करने की ज़रूरत है कि जैसे हम कहते हैं कि कौमी वसी तर कौमी मफाद या नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़, नेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन करना होगा कि कहाँ से नेशनल सिक्योरिटी का मामला शुरू होता है और कहाँ उससे पहले हम खुलकर बात कर सकते हैं। ठीक, तो ये बैठकर जो है वो चीजें एक लाइन ड्रॉ करनी। फारूकी साहब, अभी जो अदालत में मुदाखलत के मामले पर जो आजकल एक डिबेट जो चल रही है जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या रुख इख्तियार करेगी और क्या इसके कोई मुस्बत नताइज निकलेंगे इस डिबेट के? मुस्बत नताइज निकलते हैं, डिबेट कभी भी बुरी नहीं होती। देखें, डिबेट हो रही है ना, गुफ्तगू हो रही है, बेशक उसके अंदर लेटर्स लिखे जा रहे हैं, बार की तरफ से बात की जाती है, बेंच की तरफ से भी बात की जाती है, दूसरी तरफ से भी उसका जवाब आता है। लेकिन इसके अंदर मुझे एक इंटरेस्टिंग पहलू ये लगा है कि जैसे हुकूमत खुद आज लॉ मिनिस्टर और जो हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अटॉर्नी जनरल जो है वो भी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है वो इस चीज़ को मुझे बड़ी अजीब लगी है कि वो इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून अभी कल तक मुस्लिम लीग नून इस बात का खुद बर्मदा इजहार करती थी कि हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है, वहाँ पर दबाव आता है। और जो पनामा केस था, लेकिन ये तो गवर्नमेंट से पहले की शिकायतें होती हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना, जो पनामा केस है उसको तमाम तर मुस्लिम लीग नून ने रगड़ा ही ये लगाया कि व्हाट्सएप के ऊपर बेंच बने और व्हाट्सएप के ऊपर फैसले हुए, आपके सामने हैं।
तो उस वक्त तक ये सारी चीज़ें वो इन चीज़ों का ये मौक़िफ़ वो खुद लेकर चल रहे थे, ये बयानियाँ वो खुद लेकर चल रहे थे। लेकिन आज देखें मैं ये वैसे बात कर रहा हूँ कि ये सियासत की ये सितम ज़रीफ़ी है कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो उन्हीं चीज़ों के आप कस्टोडियन हो जाते हैं, राइट। आप उन्हीं चीज़ों को आप खुद फिर दिफा कर रहे होते हैं। तो आज अटॉर्नी जनरल के ज़रिए भी हुकूमत ने दिफा किया और बाद में हुकूमत के दो जो तर्जुमान थे, वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात, उन्होंने भी बैठकर इस तमाम चीज़ को डिफेंड किया कि नहीं, कोई मुदाखलत नहीं है और अदलिया बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। अब कल को ये क्या कहते हैं, हालात तो एक जैसे नहीं रहते, पता नहीं क्या मुस्लिम लीग नून का बयानिया कल को क्या हो। सही, जो भी तरीक़ाकार हो, फाइनली जो है वो बातचीत होनी चाहिए, डिबेट को होना चाहिए ताकि लोगों में भी अवेयरनेस पैदा की जा सके और लोगों को भी ये पता हो कि किन मामलात में बात करनी है, कहाँ पर उनका दायरा इख्तियार है, कहाँ पर उनका जो हक है वो इस्तेमाल किया जा सकता है और कहाँ पर कहाँ तक उनके हुकूक मौजूद हैं। जी, आपको मैं करना चाह रहा हूँ जी, वो ये है कि ये जो इस सारे मामले में, इस खत के सिलसिले में और हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ आया है, उसके अंदर से एक चीज़ निकलती है, खबर निकलती है। वो खबर ये निकलती है कि वो कहते हैं कि हम ये नहीं बताना चाहते हैं, हुकूमत कह रही है कि हम ये नहीं बताना चाहते हैं कि हमारी जो सर्विलेंस एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके पास ये सारे मामलात को, ये खुफिया इंफॉर्मेशन को रिकॉर्डिंग की या किसी तक पहुंचने की या जासूसी की सलाहियत कितनी है। तो ये हमारे दुश्मन को पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से गैजेट्स हैं, कौन कौन से आलात हैं और कितनी कैपेसिटी है कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जब आप अदालत ये रिपोर्ट मांगती है तो कि बताओ भाई कौन कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, तो फिर ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। इसलिए इसको इन कैमरा होना चाहिए। देखिए, इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो गलत भी नहीं है। पाकिस्तान की अगर आप देखें, सिचुएशन देखें ना, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, पाकिस्तान है कहाँ पर और हम पिछले 50-60 साल से किन हालात में पाकिस्तान जो है वो किस जगह पर मौजूद है और किन हालात से गुजर रहा है। आपके दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, तमाम तरफ अतराफ जो हैं वो तो महाज खुले हुए हैं। आपके मगरबी बॉर्डर है अफगानिस्तान, वो पिछले 40 साल से जंग में वहाँ जंग ज़दा है, ठीक है, वहाँ पर खाना जंगी रही है, बैरूनी मुदाखलत रही है, फिर अमेरिका की मुदाखलत आ गई, पहले रशिया की थी, फिर अफगान वार लंबी चली है। इंडिया के साथ आपका वैसे पिछले 70 साल से वो आपका जो कंसर्न शो किए जा रहे हैं वो इनवैलिड नहीं है, वो वैलिड है। यही कह रहा हूं ना, जो सिक्योरिटी वाले मामलात हैं वो बिलाशुबा जो है वो इन कैमरा होनी चाहिए। लेकिन ये कि बहरहाल फिर भी लोगों को अवेयर करने की जरूरत है ताकि पता हो कि कौन सी लाइन आपने क्रॉस नहीं करनी है, कहां से जो है वो सिक्योरिटी के मामलात की जो हद है वो खत्म हो जाती है और जो है वो आप बात नहीं कर सकते। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारे जहां पर भी दुनिया भर में काम करते हैं, बहरहाल वहां पर कोई ना कोई रेगुलेशन तो जरूर होती है ना, कानून कायदे के मुताबिक ही चलते हैं। ठीक, फारूकी साहब आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है आजाद कश्मीर में मुतालबात के लिए बनाई गई जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उसने हड़ताल और एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात मान लिए थे और मुतालबात की मंजूरी के बाद हुकूमत आजाद कश्मीर की जानिब से बाकायदा एलामिया भी जारी किया गया था। एहतजाज खत्म करने के ऐलान के बाद आज 5वें रोज आजाद कश्मीर में ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हो गई है। मुख्तलिफ अजला से लॉन्ग मार्च के शुरका की अपने अपने इलाकों में वापसी का अमल भी शुरू हो गया है। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज मीर का कहना था कि हमारी जो कमेटी थी उसके मुतालबात थे, 3 मुतालबात हमारे ये थे कि हमारा पहला मुतालबा था कि सस्ता आटा, सस्ती बिजली और अशराफिया की मराहत का खात्मा किया जाए। शौकत नवाज ने कहा कि मुतालबात तस्लीम करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से मुज़ाकरात की कामयाबी की इत्तला मुजाहिरीन तक नहीं पहुंच सकी थी। महतू साहब, कल भी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वो ये था कि मुजाहिरीन तक अभी चूंकि इसकी इत्तला नहीं पहुंची थी और वो ये समझ रहे थे कि जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं हुआ, वो उस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। लेकिन बहरहाल वो ये मामला जो है वो आज हमें हल होता हुआ दिखाई दिया। आपको क्या लगता है कि ये वक्ती तौर पर मामला सेटल हुए हैं या ये मामला जो है वो सेटल हो चुका है मुस्तकिल तौर पर? देखिए, एक तो जो स्टूडेंट यूनियन को बहाल करने का मामला है या दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ तक तो मैं कहता हूँ कि ये तो इजीली हो जाएगा, इसमें तो कोई मसला नहीं है। वो तो एजे के गवर्नमेंट जो है वो अपनी असम्बली के जरिए, गवर्नमेंट के जरिए कर सकते हैं, एक नोटिफिकेशन की मार है, राइट। लेकिन जो 23 अरब रुपए का पैकेज है वो उस्मा वो मुश्किल नहीं है। वो इसलिए मुश्किल नहीं है कि ये एक ग्रांट है सप्लीमेंट्री, जो कि हुकूमत ने अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हुए ये की है, क्योंकि पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट ने
सॉरी जो बजट पास किया था जून 2023 में, वो अब तक लागू है और उसके अंदर ये 23 अरब रुपए कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वज़ीर आज़म ने अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए, अभी इसकी कैबिनेट से अप्रूवल हो गई, ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि IMF की भी ये कंडीशन है कि आप सप्लीमेंट्री ग्रांट्स इशू नहीं करेंगे, सिर्फ आप टेक्निकल सप्लीमेंट्री करेंगे। वो होता है कि इधर से पैसे निकाले और इधर दे दिए। उस बजट में आप ये 23 अरब रुपये भी कहीं से निकाल के तो एजेक के गवर्नमेंट को दिए गए हैं। अब ये अगले बजट में कहाँ पर प्रोजेक्ट होंगे, यानी ये किस तरह से होगा कि हुकूमत पाकिस्तान एक दूसरे मुल्क के शहरियों को, आज़ाद जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, एक मुल्क है, उसको वो सब्सिडाइज्ड आटा दे, तो पाकिस्तान के शहरी ये खुद ये सवाल नहीं करेंगे अभी हमें क्यों नहीं, हमारी तो तमाम सब्सिडीज, बिजली की भी विड्रॉ हो गई, पेट्रोल की भी विड्रॉ हो गई, गैस की भी विड्रॉ हो गई, हमारी सब्सिडी विड्रॉ करके आप एक दूसरे मुल्क को कैसे दे सकते हैं? यानी मैं ये एक बात आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूँ, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इस तरह से हल हो। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि हमें गिलगित बिल्तिस्तान के बराबर आटा दिया जाए, तो ये आप एजे के गवर्नमेंट को कहें ना भाई, ये आप एजे के गवर्नमेंट को कहें कि वहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज में इजाफा करें, वहाँ पे टैक्सेस कलेक्शन को बेहतर बनाएं और जो वहाँ के अमीर तबकात हैं उनसे आप टैक्स कलेक्ट लें और गरीब आवाम को वहाँ पे आप सहूलियत दें, सब्सिडी दें, उनके लिए आटा भी सस्ता करें। मैं तो साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फैसल मुमताज राठौर साहब ने, आज़ाद जम्मू कश्मीर से, जो कि मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। फैसल मुमताज साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। फैसल साहब, ये जो मामला है, आपको क्या लगता है कि ये मामला जो है ये वक्ती तौर पर सेटल किए गए हैं या आपने इसका कोई मुस्तकिल हल भी सोचा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 23 अरब की ग्रांट का जो फैसला किया गया है, ये चूंकि हालात इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर इतने खतरनाक हद तक पहुंच चुके थे, चूंकि ये वो एहसास महरूमी था जो पिछले 60-70 साल से लोगों के अंदर मौजूद था। चूंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर से रियासत में इस वक्त बेशुमार आपके सामने नीलम, जेलम, मंगला और ऐसे हाइडल के प्रोजेक्ट लगे हैं कि जिनमें से 3000 मेगावाट बिजली पैदा होकर पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में जाती है और टोटल हमारी रियासत की डिमांड 300 मेगावाट है। और ये एक तहरीक थी जो कि पिछले 1 साल से चली थी और इसका आज़ाद कश्मीर के अपने बजट के अंदर ऐसा कोई हल मौजूद नहीं था कि हम अपनी किटी से ये पैसे दे पाते, और उसके लिए हमने उस सब्सिडी को जो कि उनको मिलती रही, क्योंकि पाकिस्तान में जो गंदम का इजाफा होता रहा, हमने अपने बजट में से कट लगाकर वो सब्सिडी दी। लेकिन अब ये रियासत के लिए मुमकिन नहीं था, और चूंकि ये बिजली को पैदावारी लागत में देना ये भी फेडरल सब्जेक्ट था, तो आपके सामने आपने देखा कि लोग किस तरह से सड़कों पर निकल आए और तमाम सियासी जमातें इररेलेवेंट हो गई। तो हुकूमत पाकिस्तान ने सारी सिचुएशन को देखते हुए जो 23 अरब रुपए की ग्रांट हमें दी है, तो साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि इस 23 अरब की ग्रांट के बाद आप लोग आज़ाद कश्मीर की जो हमारी पार्टी ब्यूरोक्रेसी है, हुकूमत है और वफाकी ब्यूरोक्रेसी है, बैठकर इसका कोई तरीकेकार तय करे ताकि ये बजट में रिफ्लेक्ट किया जा सके। क्योंकि ये एक आइन के अंदर ये इश्क मौजूद है कि जो भी आपके सूबे हैं जहां से बिजली पैदा होगी तो उन सूबों को वो पैदावारी लागत पर दी जाएगी। और लास्टली KPK का ये इशू था जिसको अभी सेटल किया गया है, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से थोड़ी सी कोई शायद अदम तवज्जो रही जिसकी वजह से ये इशू बार बार लिंगर ऑन होता रहा। लेकिन अब जाकर जब ये सिचुएशन इस हद तक आ चुकी थी कि पाकिस्तान के अंदर आप खुद समझ रही हैं कि बिजली के इशू के ऊपर एक काला बाग डैम का इशू था जो साल से आज तक हल नहीं हो सका, जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर नीलम जेलम बगैर किसी एग्रीमेंट के आज आपके सामने वो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। मंगला डैम का अपरेजिंग 2 दफा हुई है, उसके बावजूद वहां पर कोई इशू नहीं क्रिएट हुआ। तो ये एक बड़ा एक इशू था जो लोगों के अंदर मासिस के अंदर पेनिट्रेट कर गया था, और अब कोई भी सियासी जमात कुछ भी करके इनको रोकना उनके बस की बात नहीं थी। हमने पिछले 6-7 माह से इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी को, जिसमें रियासत के तमाम तबकात शामिल थे, ट्रेडर, वुकला और हर तबका इसमें शामिल था, हमने उनसे मुज़ाकरात भी किए, उनके साथ डिस्कशंस भी की, लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल बज़िद थे कि जब तक आज़ाद कश्मीर को पैदावारी लागत पर बिजली और आटे की सब्सिडी जो कि गिलगित में दी जा रही है उस रेट पर आटा नहीं दिया जाएगा। फैसल साहब, ये जो मामला है ये गुज़श्ता साल से शुरू हुआ है। जी मेहतो साहब, आप बोलें। मैं वज़ीर साहब, मेरा नाम जुल्फ़कार, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, जो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा को मिलता है हाइडल प्रॉफिट तरबेला डैम का और पंजाब को मिलता है गाजी बरोथा का,
तो उनको तो एक पाकिस्तान के आइन के मुताबिक एक मिल रहा है। आपके साथ तो वापडा का और हुकूमत पाकिस्तान का एक मुआहदा हुआ था ना मंगला रेजिंग पे कि आपको 15 पैसे फी यूनिट मिलेंगे। उसको बढ़ा के 2023 में हुकूमत पाकिस्तान ने उस एग्रीमेंट में तरमीम करके तो उसको 1 रुपये 10 पैसे कर दिया, जितना पंजाब को मिलता है, जितना KPK को मिलता है। तो ये लागत के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान आपको बिजली किस हिसाब में, यानी किस तरह से, कौन से लॉ के मुताबिक दे, आइन में कौन सी पाकिस्तान के अंदर शिक है या आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ कौन सा ऐसा मुआहदा है कि जिसके तहत ये मुतालबा आप कर रहे हैं? यानी ये बिल्कुल आपको अनलॉफुल बात नहीं लगती करते हुए? जी, मैं थोड़ा सा आपकी आवाज सुन नहीं सका, लेकिन जो मैं बात आपकी समझ पाया हूँ, आप ये कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर को जो बिजली इस वक्त दी जा रही है, हमें इस वक्त बिजली पाकिस्तान के नर्क के हिसाब से दी जा रही है और हमने इसको अपने बिल्स को 2023 में फ्रीज कर दिया है, क्योंकि हमारी ये थी कि हमारा जो बिल और जो टैरिफ की डिटर्मिनेशन है वो नेपरा करती थी, और नेपरा जो है वो बिल को पाकिस्तान के जो उसकी वहाँ की बिजली की लागत के हिसाब से देता है। रियासत ने, हमने ये अपना आजाद कश्मीर का अपना एक इंडिपेंडेंट अदारा सेपरा जिसको हमने बनाने के लिए काम शुरू कर दिया, और हमारी चूंकि ये पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर ये बात तय है आइन के अंदर कि उनको पैदावारी लागत में बिजली दी जाएगी। हम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पर यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के किसी मुआहदे में नहीं है कि उनको पैदावारी लागत के मुताबिक दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी वही रेट चलता है और पंजाब में भी वही रेट चलता है, उनको ये तय है। और आपके साथ भी यही मुआहदा है कि आपको 1 रुपये 10 पैसे फी यूनिट वाटर यूजेज चार्जेस दिए हैं, हमने पानी इस्तेमाल करना है, आपको पैसे देने हैं, वो पैसे आप ले भी रहे हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा भी ले रहा है, पंजाब भी ले रहा है। ये कहीं पाकिस्तान में कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको वहाँ के बिजली की पैदावारी लागत पे खैबर पख्तूनख्वा को बिजली मिलेगी तरबेला की, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी आपको इसमें एक बात बताना चाहूंगा आपके सामने। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा बुरान बिजली का मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर सारी पाकिस्तान की आवाम इस बात को समझती है कि अगर काला बाग डैम बन जाता तो पाकिस्तान के अंदर बिजली के मसाइल हल हो सकते थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सूबों ने, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे वो सिंध हो, उन्होंने अपने आप को पाकिस्तानी कहने के बजाय इस चीज को तस्लीम किया कि हमारे सूबे अगर काला बाग डैम बना तो शायद उसको नुकसान हो। लेकिन आजाद कश्मीर के अंदर आपका मंगला डैम बना जो 1000 मेगावाट इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में डालता है, आपका नीलम जिलम बगैर एग्रीमेंट के बन गया। 3000 मेगावाट आप पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में जाती है, और आजाद कश्मीर की पूरी डिमांड सिर्फ 370 मेगावाट है। तो आपको इजाजत, मिस्टर साहब, आपको मंगला एग्रीमेंट में इजाजत है कि आप 300 मेगावाट तक के पावर प्लांट लगा सकते हैं। आपने अब तक पूरी जोर लगा लगू कि 80 मेगावाट के अपने एजे के गवर्नमेंट ने लगाए हैं। एजे के पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी सारी जो है वो पूरा खुला हुआ है कि आप वहाँ पे 8-9 हज़ार मेगावाट डेवलप कर सकते हैं। वो आप क्यों नहीं करते? अब सारा मलबा पाकिस्तान पे न डाले। पाकिस्तान तो आपको 1 रुपये 10 पैसे फी यूनिट बिजली दे रहा है। और दूसरा ये है कि कालाबाग डैम की जो बात आपने की वो आपकी पार्टी से मुखालफत कर रही है, जिसकी आप वहाँ पे मेगावाट के करीब आजाद कश्मीर के अपने लोकल प्रोजेक्ट भी लगे हुए हैं। लेकिन ये आप लोगों के अंदर एहसास महरूमी है जब वो देखते हैं कि पंजाब का पंजाबी इस बात पर स्टैंड करता है कि पंजाब को नुकसान होगा, सिंध का सिंधी इस बात पे स्टैंड करता है कि सिंध को नुकसान होगा। आप मुझे बताइए कि कश्मीर के अंदर आवाम जो आज सड़कों पे निकल आई है, मैं खुद इस हुकूमत का हिस्सा हूँ, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, लोग मेरे खिलाफ है, लोग मेरी हुकूमत के खिलाफ है। इसका मतलब है कि लोगों के अंदर एहसास एक महरूमी है कि एक चीज जो उनके इलाके से प्रोड्यूस हो रही है 370 मेगावाट, मुझे आप बताइए कि 3000 मेगावाट में से अगर सिर्फ 370 मेगावाट उनको पैदावारी लागत में मिलेगी जो कि आइन के अंदर मौजूद है, तो मेरे ख्याल में ये कोई किस आइन के अंदर, कौन सी आइन है? फैसल राठौर साहब ये बताएं किस आइन में मौजूद है? जी सॉरी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आइन की कौन सी क्लास है? पाकिस्तान का है आइन की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के आइन की बात कर रहे हैं, किस आइन में मौजूद है? बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के सारे सूबों में यही चीज तय है, और बल्कि नहीं कोई तय नहीं है, ये बिल्कुल गलतफहमी है। जिसको भी सेटल किया गया है, और इसके लिए मुझे आइन की कोई शिक बता दें जहाँ पे ये तय है कि पैदावारी लागत के मुताबिक इवन आप KPK तो छोड़े, तरबेला की बिजली कहीं हरीपुर में भी मिलती हो। मिनट्स ऑफ द मीटिंग मौजूद है जिसपे ये तय पाना मतलूब है कि इस टैरिफ का तयन किया जाए। चले इस पर फारूकी साहब भी सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैं तो सब फारूकी साहब सवाल, एक टेक्निकल सेशन जो है वो हम इस पर आपके साथ रख लेंगे। आप मुझे ये बताएं कि ये जो भी एक हफ्ते के दौरान हुआ है, आपने इसको डिग आउट किया है
क्या ये खालिस्तन वहाँ के लोगों का महंगी बिजली और महंगे आटे का ही मसला था, या इसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, कोई बैरूनी अनासर जो है उनका हाथ भी इन्वॉल्व है, कोई ऐसी चीज़ सामने आई है आपके? देखिए, मैं नहीं कहता कि बैरूनी अनासर इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन बात यह ना, देखिए इसके अंदर आवाम देख रही है। आप गिलगित और आजाद कश्मीर ये एक रियासत है। जब गिलगित की आवाम को आटे की एक सब्सिडी दी जा रही है तो रियासत की आवाम के अंदर वो एहसास महरूमी पैदा हुआ कि हमें भी उसी रेट पर सब्सिडी दी जाए। हुकूमत आजाद कश्मीर के जो चीजें इख्तियार में थी, ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी जिनके साथ अवाम शामिल हुए, हम इनके साथ पिछले 7-8 माह से मुज़ाकराती अमल में शामिल थे। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी भी तरीके से चीजों को हल किया जा सके जो हमारे दायरे इख्तियार के अंदर है। लेकिन आपने खुद देखा कि रियासत की पुलिस उनको मुकाबला नहीं कर सकी, किस तरह से अवाम सड़कों पे निकल आई और हुकूमत आजाद कश्मीर बेबस हो गई, पाकिस्तान से रेंजर्स आ गए। तो डेफिनेटली ये चीजें कोई किसी सियासतदान या सियासी पार्टियों ने नहीं की। आप क्या समझते हैं, क्या फैक्टर क्या था जिसने मुत्तहिद किया? दूसरा मेरी एक बात सुनिए, देखिए इस वक्त आप इसको सूबों के कंपैरिजन में मत लेके जाइए। आप इसको ये देखिए कि हिंदुस्तान ने मीडिया के अंदर इस चीज को कितना हाईलाइट किया, कितना इस पे शोर शराबा किया, और हमने इस चीज को ये देखना है कि आपका एक खित्ता जो इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम है, अगर किसी थोड़ी सी फेवर के साथ उन लोगों को मुतमईन किया जा सके, उनके मसाइल हल किए जा सके जो कि बाई बर्थ पाकिस्तानी नहीं है। बिलाशुबा फैसल साहब, उनके जो तमाम मसाइल हैं उनके हल की तरफ आना चाहिए। लेकिन मेरा एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है, क्योंकि अभी वहाँ पर गुजार हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस पे जाती तौर पर आज ये पैकेज आजाद कश्मीर के राइट, लेकिन देखें ना, सदर आजाद जम्मू कश्मीर का अपना है, वजीर आजम अपना है, असेंबली अपनी है, 40 रुकनी काबीना है, बहुत बड़ी काबीना है, 10 अजला पर मुश्तमिल ये खिता है, ये स्टेट है। तो आप ये देखें कि इतनी बड़ी हुकूमत होने के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा भी है कि ये मराद कम की जाए, तो इनका इनकी जो एग्जिस्टेंस है फिर क्या वैल्यू रखती है अगर वो अवाम के इन इश्यूज को एड्रेस नहीं कर सकती? तो बना दी गई है जो उसके टीओआर तय करेगी और तमाम मराद का वो जायजा लेगी कि कौन कौन से मराद खत्म की जाए। तो फैसल साहब, इसमें कोई लॉन्ग टर्म हल निकालने की तरफ कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल किए जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो पैकेज दिया है और साथ इसके ये तय किया है कि इस पैकेज के साथ इमीडिएटली 2-3 हफ्तों के अंदर दोनों अतराफ से ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत बैठकर इस मामला को किसी एक तरीके से हल करें ताकि आइंदा ये मसला ना हो सके। मैं ये समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं माजी में भी ब्यूरोक्रेसी की, हुकूमतों की कमी और कोताही की वजह से आज नौबत यहाँ तक आप पहुंची कि रियासत की अवाम आज सड़कों पर निकल आई। ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल। मुमताज़ राठौर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जावेद फारूकी साहब, आपको क्या लगता है कि जो मुतालबात सामने आए, बड़े जायज़ मुतालबात लग रहे हैं, अगर हम उनको जो 9 डिमांड्स रखी गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि दिक्कत क्या थी फिर हुकूमत के सामने कि वो इनको एड्रेस नहीं कर पा रही थी? AJK की गवर्नमेंट समेत, देखिए AJK की गवर्नमेंट जो है उसके पास वसाइल नहीं है ना इतने। 232 अरब रुपए का पिछले साल का बजट था टोटल, 40 लाख की आबादी है, हाँ। 232 अरब रुपए का बजट है, और ये 232, देखिए वहां 200 अरब जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में चला जाता है। 1,20,000 के करीब वहां पर सरकारी मुलाजम है, ठीक है, 1 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजम है, और उनको 200 अरब रुपया तो उनकी तनख्वाहों पर ही निकल जाता है। अच्छा, असल बात यह है कि वहां पर भी सिस्टम कोई नहीं है। ये 232 अरब रुपया जो है, इसमें हार्डली 5% जो है ये वहां का रेवेन्यू जनरेशन है। अच्छा, ये चीज़ें असल में इनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। उनको बिल्कुल ही स्पून फीडिंग जो की जा रही है आज़ाद कश्मीर को, आप क्यों नहीं वहाँ पर उन लोगों के लिए रोज़गार के वसाइल जो है वो पैदा करते हैं। उनकी एक डिमांड ये भी है कि यहाँ पर इंटरनेट का भी वही दी जाए, वो स्पीड दी जाए, उसी क्वालिटी का दिया जाए जो बाकी मुल्क में दिया। तो देखिए, अगर इंटरनेट वहाँ पर नहीं है, अगर उस स्पीड पे नहीं है, और तो वहाँ आज तो IT का दौर है, वो उनका भी हक है कि वो आगे बढ़े। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ उस्मा के सारी ये बातें एक तरफ छोड़ दें। हमने उनसे ये भी पूछा कि बैरूनी कोई अवामिल, ये वो, असल बात यही है कि इकॉनमी, आम आदमी की इकॉनमी जो है वो असल मसला है, पेट का मसला है, रोटी का मसला है, महंगाई मसला है, महंगी बिजली
आज़ाद कश्मीर के लोगों का तो जो वहाँ पर ज़रिया मुआश बहुत महदूद है, वहाँ पर टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, कुछ एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। अच्छा, और वो मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, कराची के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल सिटी हैं, वहाँ पर हम 40-45 रुपए यूनिट बिजली अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो कैसे करेंगे? 40-45 तो आपने कम बता दिया, 60-70 पे पहुंच गया हुआ है। 60-70 पे बिल्कुल ठीक बात है। उससे हायर स्लैब पे चले जाएं तो 60-70 पे, और अगली बात जो है वो मजीद इस पर आ रही है कि शायद इससे भी जो है बढ़ेगी। तो हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो वो फिर कैसे करेंगे? यहाँ देखने की बात, मैं ये कहता हूँ कि ये फिर एक हुकूमत के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये एक आज़ाद कश्मीर के अंदर एक छोटा सा, एक जैसे कहेंगे कि टीजर चला है, और यही हालात जो हैं ये लाहौर में भी हैं, यही हालात फैसलाबाद में भी हैं, पिंडी में हैं, सखर में हैं, हैदराबाद में हैं। हर जगह पर लोगों का महंगी बिजली की वजह से यही हालात हैं। इसलिए इस वक्त ये एनर्जी का जो इशू है, ये पाकिस्तान के अंदर इतना पेचीदा होता जा रहा है कि इसने तमाम मुल्क की ही नहीं इकॉनमी तबाह कर दी, बल्कि आम आदमी की इकॉनमी को भी ये बुरी तरह से डैमेज कर रहा है। और ये बड़ा यहाँ पर भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल लोगों के अंदर पाया जाता है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर फौरी तौर पर तवज्जो दे, और ये जैसे भी है फौरी इमीडिएट रिलीफ जैसे भी हो सकता है इसमें लाया जाए। ठीक है, एनर्जी के मामला जो है वो उसको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाना चाहिए, जो हमारी मईशत पर ओवरऑल जो है वो इम्पैक्ट डाल रहा है, और लोगों की मईशत पर जो है, लोगों के जो सूरत हाल है उस पर इफेक्ट डाल रहा है। बहुत शुक्रिया आप सबका, आज के लिए इतना ही। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।